अगर हम लोग पुराने लेक्चर की बात करें तो वहां पे हमने सीखा था, इंस्टेंटेनियस पावर को डिस्कस करा था। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पावर, अगर हम जब भी इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे, दो तरीके की पावर होंगी। एक होगी डीसी पावर और एक होती है एसी पावर। ठीक है, डीसी पावर के अगर तुम सोसाइटी में जाओगे तो वहां केवल डीसी नाम के घर मिलेंगे। लेकिन अगर एसी पावर की सोसाइटी में चले जाओगे तो वहां चार तरीके की पावर, तुम्हें चार पांच कई तरीके की पावर देखने को मिल जाएंगी, जैसे इंस्टेंटेनियस, एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट, बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कंक्लूजन। यहां से हमने क्या करा था, हमने इंस्टेंटेनियस पावर को पिक करा था और उसके बारे में सीखा था। उसकी डेफिनेशन जानी थी दोनों तरीके से, यानी कि मैथमेटिकली और फिजिकली, एनर्जी के टर्म्स में। देन हमने कुछ सिंबल सीखे थे। हमने देखा था कि भाई इंस्टेंटेनियस जब भी पावर या वोल्टेज या करंट की बात करी जाएगी तो स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, वो कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करी जाती हैं। देन उसके बाद मैंने पोलैरिटी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को, बहुत सारे लोगों को इस चीज का कंफ्यूजन रहता है कि कब पावर पॉजिटिव होगी और कब पावर नेगेटिव होगी, और अगर पॉजिटिव होगी तो पहचानेंगे कैसे, या नेगेटिव होगी तो कैसे पहचानेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने इस एक सिंगल स्लाइड में आपको आंसर कर दिया था। देन फाइनली हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर आपको, बहुत ही सिंपल है वैसे तो मैथ्स में, और सिंपल आपको क्या करना है, साइन ए साइन बी का एक जगह फॉर्मूला यूज करना है, एक जगह कॉस ए माइनस बी का। अगर आपको डेरिवेशन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये चीज यहां तक आपको कवर कर दिया था। ठीक है, यानी कि हमने इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है बेसिक सीख लिया और मैथमेटिकली इसको समझ लिया, पर अभी भी हम लोगों ने इसे फिजिकली नहीं समझा, या कह सकते हैं ग्राफिकली, वेव फॉर्म के थ्रू भी समझना बाकी है कि कैसे इंस्टेंटेनियस पावर एक्ट करती है किसी भी सिस्टम में। तो उसके लिए मैंने दो लेक्चर्स तैयार करे हैं। पहला लेक्चर, यानी कि जो आज का लेक्चर है, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे सिंपल, कह सकते हैं लोड के बारे में, या प्योर लोड, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्योर लोड। प्योर लोड मतलब प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव लोड, यानी कि उनके अंदर मिक्सचर नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग प्योर लोड को समझेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग कॉम्प्लेक्स लोड को समझेंगे, जिसमें आरएल का मिक्सचर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ना। अगर मैं प्योर लोड की बात करता हूं, तो प्योर लोड की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने पीछे बताया, प्योरली रेजिस्टर हो सकता है, प्योरली इंडक्टर हो सकता है, प्योरली कैपेसिटर हो सकता है। तो मैं इसके तीनों केसेस एक एक करके कंसीडर करूंगा। तो सबसे पहले कंडीशन हम क्या ले रहे हैं, सिंगल फेज एसी सिस्टम में ले रहा हूं। दूसरी कंडीशन प्योरली रेजिस्टिव लोड ले रहा हूं, इस पर्टिकुलर केस को समझने के लिए, प्योरली रेजिस्टिव लोड। ठीक है, तो अब मान ले चलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इसको मैंने रेफरेंस लिया हुआ है, तो इसको मैं ले लेता हूं VT इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। नाउ इंस्टेंटेनियस करंट की अगर बात कर लें तो ये स्मॉल आई टी को हम लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी। अब देखो V और I सेम फेज में, देखो साइन ओमेगा टी दोनों सेम फेज में क्यों है, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव लोड की बात हो रही है, और रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में किसी भी तरीके का फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ अगर हम इनका कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करें और उससे पहले इंस्टेंटेनियस पावर लिखें, तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी हो जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट PT इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी। जस्ट मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, अब हम लोग इनका वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए एक तरफ पावर ले लेता हूं, एक तरफ टाइम ले लेता हूं। नाउ अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो इस तरीके को साइनसोइडल वोल्टेज आ जाएगा, VT Vm sin ओमेगा टी को फॉलो करते हुए। नाउ और करंट की बात कर लें तो सेम फेज में करंट आ जाएगी Im sin ओमेगा टी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वोल्टेज ज्यादा मैग्नीट्यूड का लिया है, करंट कम मैग्नीट्यूड की ली है, लेकिन फेज सेम है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब हम बात कर लेते हैं पावर की। तो पावर को बात करने के लिए अगर हम बात करेंगे दो साइकिल की, तो अगर हम लोग पहले पॉजिटिव साइकिल की बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, यानी कि फर्स्ट हाफ में, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव करंट है, तो पावर भी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस पावर वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया। तो देखो, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज और पॉजिटिव करंट है तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट होगा। हमने अभी पीछे सीखा था पोलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो कैसी आएगी, इस तरीके से पीक करती हुई आएगी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और पॉजिटिव पोलैरिटी में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरी साइकिल की बात कर लेते हैं। इस साइकिल में देखो वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव हो गए, यानी कि एक साथ दोनों पॉजिटिव थे पहले फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में दोनों एक साथ क्या हुआ, नेगेटिव हो गए। अगर दोनों एक साथ नेगेटिव हो गए तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है। पोलैरिटी मैंने समझाया था कि अगर सेम पोलैरिटी है वोल्टेज और करंट की तो पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि सोर्स से लोड की तरफ पावर फ्लो होगी। तो यहां पे पॉजिटिव हो गई पावर। ठीक है, तो देखो दोनों साइकिल में, यानी कि अगर मैं केस ले लेता हूं प्योरली रेजिस्टिव केस, तो वहां पे इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा
पॉजिटिव रहेगी या उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात कर लें प्योरली रेजिस्टिव लोड के केस में, तो यहाँ पे ऐसी जगह, जब प्योरली रेजिस्टिव से क्या मतलब है, जब भी वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, जब भी ऐसा होगा सेम फेज इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है उनको बनाते चले जाना है, और पीटी जो होगी एज अ प्रोडक्ट आपके सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, ऑलवेज पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, एक चीज और समझ लो, ऑलवेज पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, इसको भी जरा समझ लो। मैंने यहाँ पे बताया, ये बात ध्यान रखें, ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब पुराने लेक्चर में मैंने बताया था, पॉजिटिव पावर है, यानी कि पीटी अगर पॉजिटिव है, पीटी अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया पावर हमेशा फ्लो करेगी कहां से, सोर्स से लोड के तरफ, सोर्स से लोड की तरफ। यानी कि कोई भी, अगर तुम कभी भी एसी सर्किट ले रहे हो जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस पावर है वो पूरी साइकिल में, यानी कि फुल साइकिल में हमेशा पावर पीटी सोर्स से लोड की तरफ ही फ्लो करेगी, इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर हो गया यहाँ पे, आईओ भी चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। आगे चलते हैं ना, अब कंडीशन हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम लोग सिंगल फेज एसी सिस्टम लेंगे और प्योरली इंडक्टिव लोड ले लेते हैं, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव मतलब प्योर इंडक्टर, ठीक, प्योर कॉइल। ओके, नाउ सेम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को हम रेफरेंस लिया हुआ, इसीलिए मैं इसको हर बार सेम लिखूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वीएम साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट आ जाता है इंस्टेंटेनियस करंट, तो वो मैं लिख लेता हूं। अब देखो यहाँ पे करंट जो होगा वो 90 डिग्री, क्योंकि लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करने का मतलब क्या हुआ, -90। तो -90 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 डिग्री लैग करना। आप जानते हो प्योरली इंडक्टिव लोड में वोल्टेज लीड करता है, या कह सकते हो करंट 90 डिग्री लैग करता है, ठीक। तो अब इस केस में इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वीएम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी -90, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल लिख दिया ना। इसकी वेवफॉर्म आप ड्रॉ कर लेते हैं, वेवफॉर्म से तुम्हें थोड़ा सा क्लियर होगा। तो अब हमें क्या करना है, सेम पहले वोल्टेज बना लेते हैं, ये हो गया रेफरेंस वोल्टेज वीटी। नाउ अब मैं बनाऊंगा करंट, करंट को 90 डिग्री लैग करने का क्या मतलब हुआ, इसको जरा हल्का सा समझ लो, बहुत लोगों को डाउट होता है। अगर करंट -90 डिग्री है, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हो गया 90 डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज से। ना 90 डिग्री लैग करने का मतलब क्या हुआ, कि अगर वोल्टेज शुरू हो रहा है 0 से, तो करंट स्टार्ट होगा 90 डिग्री के बाद, यानी कि 90 से स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है। तो देखो 90 डिग्री लैग करने का मतलब ये नहीं कि करंट -90 से शुरू होगा, नहीं, -90 से नहीं, -90 तो मतलब तुम पहले शुरू कर दे रहे हो, समझ में आ रही बात। ये चीज बहुत लोगों को डाउट होती है, कि अगर कभी भी ध्यान रखना, अगर -90 इसका मतलब 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो अगर कोई चीज मान लेते हैं मैं जो हूं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 2 लोग हैं, एक ए है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। मान लेते ए वाला बंदा जो है वो तेज है, 10 मिनट तेज है, तो अगर ये कोई काम 0 सेकंड से शुरू करेगा, तो ये वाला बंदा जो है बी, ये 10 मिनट लेट है इससे, तो ये 10 मिनट लेट का मतलब ये 10 सेकंड से ही तो शुरू करेगा भाई, 10 सेकंड लेट है अगर, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, ये चीज समझ में आ रही है। तो अगर कोई बंदा 10 सेकंड लेट है, तो पहला बंदा अगर 0 से शुरू कर रहा है, तो दूसरा बंदा 10 सेकंड लेट से स्टार्ट करेगा काम। तो बिल्कुल वैसे ही अगर कोई वेवफॉर्म 90 डिग्री लेट है, इसको लैग कह सकते हो, लेट कह सकते हो, अगर 90 डिग्री लेट है, तो अगर कोई वोल्टेज की वेवफॉर्म जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो करंट की वेवफॉर्म कहां से स्टार्ट होगी, करंट की वेवफॉर्म होगी 90 डिग्री से स्टार्ट होगी, बात समझ में आ रही है, 90 डिग्री से स्टार्ट होगी। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहता है, आई होप जी समझ में आ गई होगी। तो -90 का मतलब करंट की वेवफॉर्म 90 डिग्री के बाद शुरू होगी, तो देखो 90 के बाद शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया ना। अब आगे चलते हैं, दिस इज आईटी ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बनाते हैं, अब फेजेस लेते हैं। देखो हमने क्या सीखा था, हम पीछे सीख के आए थे पोलैरिटी का जो लॉजिक सीखा था, कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, V और I अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो पावर पॉजिटिव होगी, अगर V और I दोनों नेगेटिव हुए तो पावर पॉजिटिव होगी, और V और I इनमें से एक भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पावर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये सारी चीजें हम सीख के आए थे, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करा है, इस टाइम फ्रेम पे देखो वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है, यानी कि पावर क्या मिलेगी हमें, पॉजिटिव मिल जाएगी पावर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें किसी भी तरीके का। आईओ भी चीज क्लियर हो रही होगी नाउ। इसमें देखो यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है, वोल्टेज और करंट को पॉजिटिव ले रखा है, ठीक है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए कैसे आया। तो देखो वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर पार्ट में, यहां से देख सकते हो भाई, ये वाला जो मैंने बनाया है इस पर्टिकुलर पार्ट में देखो करंट क्या है, आई जो है वो भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव वी है, तो ऐसे में पावर क्या बनेगी, प्लस पी। क्लियर हो गया नाउ। नेक्स्ट पार्ट ये मैंने देखो इसको देख लेते हैं। अब इस केस में देखो करंट तो तुम्हारी पॉजिटिव है, यानी कि करंट हमारी क्या है, प्लस आई है, लेकिन वोल्टेज नेगेटिव हो गया है, तो वोल्टेज नेगेटिव हो गया तो माइनस वी हो गया। अब मैं जानता हूं कि जब भी प्लस आई और माइनस वी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी निकल के आएगा, तो अब जो पावर बनेगी
वो कैसी बनेगी पावर? पावर बनेगी नेगेटिव। बहुत ही सिंपल। देखो कुछ नहीं करना है, मैंने कभी भी लेक्चर में आपको कभी भी कुछ भी रटने को नहीं कहा है। मेरा जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, एक लेमन लैंग्वेज में है और बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। कोई भी चीज आज तक मैंने लेक्चर में आपको रटने को नहीं कही है, ठीक है? तो मैं कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं बनाता हूँ जो कॉम्प्लेक्स हो जिसमें आपको रटना पड़े। सिंपली अगर आप कॉमन सेंस का 1% भी इस्तेमाल करोगे तो सारा लेक्चर, सारा मशीन या सारी पावर सिस्टम जो हम चला रहे हैं वो आप फटाफट याद करके चले जाओगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, समझते चले जाओगे, ठीक है? तो अब देखो क्या कर रखा है भाई, वोल्टेज और करंट बना दिया। तो दोनों अपोजिट पोलैरिटी के थे और हमने पिछले लेक्चर में सीखा था अपोजिट पोलैरिटी मतलब नेगेटिव भी। नाउ अब तीसरी साइकिल पे चलते हैं, ठीक है? अब इस टाइम फ्रेम में देखो, इस टाइम फ्रेम में वोल्टेज की अगर बात कर लेते हैं, फटाफट बताओ भाई। वोल्टेज क्या है? नेगेटिव है, तो माइनस वी है। करंट क्या है? करंट भी माइनस आई। अब दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, भले ही अपोजिट है लेकिन है सेम पोलैरिटी के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पी। तो देखो पॉजिटिव पी आ गई निकल के, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर प्योरली इंडक्टिव लोड होगा जहां पे वी और आई 90 डिग्री स्पेस अपार्ट होंगे, ठीक है? स्पेस और फेज अपार्ट, ठीक है? यहाँ पे स्पेस की जगह फेज कर लेना, यहाँ पे मैंने स्पेस लिखा है, इसको फेज कर लो, 90 डिग्री फेज अपार्ट, ठीक है? तो अगर 90 डिग्री वी और आई दोनों 90 डिग्री क्या है? फेज अपार्ट हैं, यानी कि फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हमें इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेगी, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर पर्टिकुलर पार्ट में पॉजिटिव हो सकती है और पर्टिकुलर पार्ट में नेगेटिव हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात है? तो देखो यहाँ से ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसमें समझ में आ गया हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि देखो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है अगर आपका वी और आई 90 डिग्री के फेज अपार्ट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब की हम लोग सेम एसी सिस्टम ले रहे हैं लेकिन अब की प्योरली कैपेसिटिव लोड ले लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी रेफरेंस लिया हुआ है। करंट, अब देखो करंट इसमें क्या होगा? 90 डिग्री लीड करेगा। 90 डिग्री लीड करने का मतलब प्लस 90। नाउ 90 डिग्री अगेन सेम। अब की क्या करा है? अगर मान लेते हैं ये बंदा है हमारे पास, ये है वोल्टेज और ये है बंदा है हमारे पास करंट का, ठीक है? तो अब ये वाला जो बंदा है ये क्या है? ये जीरो से अगर स्टार्ट करता है तो ये वाला बंदा जो करंट है वो 90 सेकंड तेज है। इसको ऐसे मान के चलो 90 सेकंड आगे है, तो इसने कहां से स्टार्ट करा होगा? इसने -90 से स्टार्ट करा होगा, -90 सेकंड से। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? ऐसे समझ सकते हो या एक बात मान के चल सकते हो, अगर ये बंदा जो है करंट, ये अगर 90 सेकंड तेज है तो ये अगर जीरो से स्टार्ट करता है तो वोल्टेज वाला जो बंदा ये कहां से स्टार्ट करेगा? ये +90 से स्टार्ट करेगा, 90 सेकंड बाद स्टार्ट करेगा। अगर करंट वाला जो बंदा है इसने जीरो से स्टार्ट करा है तो क्योंकि वोल्टेज वाला बंदा 90 डिग्री पीछे है तो ये क्या करेगा? 90 सेकंड से स्टार्ट करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो देखो जब भी कोई चीज आगे होती है, तेज होती है, तो पहले स्टार्ट करेगी, ठीक है? अगर आप मान लेते मैं और एक मेरा भाई है, मैं अपने भाई से 10 सेकंड तेज हूं तो मैं उससे 10 सेकंड आगे रहूंगा, ठीक है? 10 सेकंड पहले स्टार्ट करूंगा। समझ में आ रही बात? ये 10 सेकंड पहले स्टार्ट करूंगा तभी तो मैं तेज हूं उससे, क्योंकि वो 10 सेकंड बाद स्टार्ट करेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आगे चल के क्लियर हो जाएगा। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर लेते हैं, सेम लिख लिया ना। अब इसको यहां से समझते हैं। तो अब क्या करना है हमें? अब की हमें 90 डिग्री यानी करंट की बात कर रहे हैं, तो देखो पावर बना दी। वोल्टेज अगर मैं रेफरेंस ले रहा हूं जीरो से, ठीक है? वोल्टेज में अगर रेफरेंस ले रहा हूं जीरो से तो करंट क्या है? 90 डिग्री तेज है, तो 90 डिग्री तेज होने का मतलब 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो गई होगी करंट, तभी तो 90 डिग्री तेज होगी। अगर वोल्टेज हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो करंट 90 डिग्री पहले से स्टार्ट होगी तभी तो तेज होगी। तो यहाँ पे ये वोल्टेज हो गया तो करंट क्या होगा? 90 डिग्री पहले से स्टार्ट होगी, पीछे 90 डिग्री से। तो ये हमारी करंट आ गई। आई होप ये समझ में आ गई होगी ये कॉन्सेप्ट। एक और सिंपल तरीका बता देता हूं। कभी भी अगर आपको बनाने में दिक्कत हो तो मान लेते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई दे रखा है, तो ऐसे में अगर तुमसे पूछा जाए ये वाली वेव फॉर्म कहां से स्टार्ट होगी, तो ये वाली स्टार्ट होगी ओमेगा टी इक्वल टू -फाई से। बात समझ में आ रही? इसको जस्ट इक्वल टू 0 रख देना और ये आ जाएगा तुम्हारा इधर जाके -फाई। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी प्लस 90 दे रखा है, तुमसे कहा जाए ये करंट कहां से स्टार्ट होगी, तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 यानी -90 डिग्री से। बात समझ में आ रही? -90 से। ऐसी तुमसे कह दी जाए, ये एक सिंपल तरीका है अगर डिफरेंस क्वांटिटी 0 से हम मान रहे हैं तो, ठीक है? तो अगर मान ले दे रखा है तो मैं x t प्लस 10, तो ये तुमसे कहा जाए कहां पे स्टार्ट होगा, तो t इक्वल टू -10 यानी कि -10 से स्टार्ट होगा। ये सिग्नल सिस्टम में वैसे पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से मान लेते रहेंगे x t -10, अगर मान लो ये दे रखा है t -10 तो इसको 0 कर दो तो t -10 इक्वल टू 0 यानी कि t इक्वल टू 10। तो अब ये जो वेव फॉर्म होगी फंक्शन की वो कहां से स्टार्ट होगी? xt की, ये होगी आपकी 10 से स्टार्ट होगी। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो एक तरीका ये भी है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। अब ना अब हम लोग सेम लेके चलते हैं।
ठीक है, ये करंट हो गया। नाउ अब ये हम टाइम फ्रेम ले लेना। नाउ अगर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात करो तो करंट भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव पीटी मिल जाएगा। वहीं पे अब ये अगर सेकंड टाइम फ्रेम की बात करते हैं, देखो वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी मतलब रिवर्स डायरेक्शन में -p। इसी तरीके से तीसरे टाइम फ्रेम में देख लो, अब दोनों सिम फिर से दोनों नेगेटिव हो गए, करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव। तो अगर दोनों नेगेटिव है तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सेम पोलैरिटी, तो पावर पॉजिटिव मिल जाएगी। ओके, तो अगर हम बात कर लेते हैं प्योरली कैपेसिटिव लोड की, जहां पे वी और आई 90 डिग्री फेज अपार्ट है, इसको करेक्ट कर लेना, स्पेस नहीं फेज अपार्ट, ठीक है, फेज अपार्ट। क्लियर हो गया। स्पेस अपार्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग मशीन्स में यूज करते हैं, सिंक्रोनस मशीन में, जब 120 डिग्री स्पेस और फेज दोनों को अपार्ट करते हैं, यहाँ पे फेज अपार्ट है केवल, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं वी और आई 90 डिग्री फेज अपार्ट है, तो ऐसे केस में आपके सामने हम क्या सीखने को मिलेगा, तो हम ये देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी कि अगर कैपेसिटिव लोड भी लेते हो तो ऐसे केस में भी जो पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और भाई नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आप कौन से पर्टिकुलर पार्ट ऑफ साइकिल को चुन रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ पे, आयु समझ में आ गई होगी। नाउ अब इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन इसका कंक्लूड कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अगर आप लेक्चर यहाँ तक देख के आए हो तो ये आपके लिए बिल्कुल बोनस टिप साबित होगा। तो अगर इसको देख लेते हैं, पहला कंक्लूजन जो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे रेजिस्टिव केस हो, चाहे इंडक्टिव केस हो, चाहे तुम्हारा कैपेसिटिव केस हो, इन तीनों ही चीजों में, यानी कि इन तीनों ही केसेस में हमने क्या सीखा, देखो बड़े ध्यान से समझना। वोल्टेज और करंट की फ्रिक्वेंसी की अगर बात करी जाए, वोल्टेज और करंट की, तो वोल्टेज और करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी निकल के आई, एफ। मान के चलते हैं कुछ भी हो सकता है। देखो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है कि भाई 1.t, तो मान के चलते हैं भाई यहाँ से एक साइकिल कितनी देर में पूरी हो रही, तो मान देखो वोल्टेज की एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक पूरी हो रही है, यहाँ तक, ठीक है। करंट की भी एक साइकिल कहाँ से पूरी हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात ये। तो देखो अगर हम मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक जो साइकिल पूरी हो रही है वो एफ फ्रिक्वेंसी की है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख के बता सकते हो कि जो इंस्टेंट पावर होगी, इंस्टेंटेनियस पावर, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 2f हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये इतने ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मैं बता नहीं सकता। कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे यूपीसीएल हो, एसएससी, तुम जो भी एग्जाम का नाम लोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है घुमा फिरा के। तो क्वेश्चन का मतलब समझो और आंसर समझो। देखो यहाँ पे हमने कह रहे हैं कि वोल्टेज और करंट की फ्रिक्वेंसी, अगर कोई सिस्टम है जिसके वोल्टेज और करंट की फ्रिक्वेंसी एफ है, तो तुम देख के बता सकते हो इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 2f। नाउ इस चीज को जरा प्रूव करते हैं और देखते हैं ऐसा क्यों। तो देखो यहाँ पे भाई अगर हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे हैं सर्टेन टाइम पीरियड में, तो मान लेते हैं इतनी फ्रिक्वेंसी हो गई। अब अगर फ्रिक्वेंसी, वैसे अगर दूसरी टर्म में बात करें, फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि साइकिल, देखो क्या होता है कि जो पीरियोडिक साइकिल होती हैं वो क्या करती हैं, मान लेते हैं इस तरीके से बिहेव कर रही है ना, यहाँ तक ये साइकिल कंप्लीट होगा, अब यहाँ से रेप्लीकेट करेंगी, जस्ट डुप्लीकेट बनाएंगी ऐसे, फिर एक बार डुप्लीकेट बनाएंगी ऐसे। तो एक साइकिल जितनी देर में अपना पोर्शन कंप्लीट करती है, मान लेते हैं टी टाइम में करा, तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/t। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो भाई एक टाइम पीरियड में जो कवर करेगा ये इसका पीरियोडिक पीरियड हो जाता है और यहीं से निकल के आती फ्रिक्वेंसी एफ। नाउ यानी कि अगर हम देखें वोल्टेज को, तो वोल्टेज ने देखो ये साइकिल इस तरीके से कंप्लीट करी, यहाँ पे जाके इसकी साइकिल कंप्लीट हुई है पर्टिकुलर टी टाइम में, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, एफ। लेकिन अगर मैं रेजिस्टिव केस में पावर की बात कर लेता हूं, तो देखो पावर क्या है, यहाँ पे जाके फिर रिपीट कर दिया, मतलब आधे समय में ही अपने आप को रिपीट करने लगा है। तो यानी कि टाइम क्या हो गया, t/2 हो गया, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, f2f। समझ में आ रही बात ये। देखो यहाँ पे मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक का पीरियड है t, बहुत अच्छे समझते हैं, दोबारा देखो, ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ से हमारे पास जो पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज और करंट का टाइम पीरियड है t। तो वोल्टेज की अगर फ्रिक्वेंसी की बात की जाए, वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी तो वो कितनी हो जाएगी भाई, 1/t होती है, ठीक है। करंट की फ्रिक्वेंसी की बात की जाए वो भी कितनी होती है, 1/t होती है। तो आयु समझ में आ गया। तो 1/t का मतलब हो गया फ्रिक्वेंसी f ना। और पावर की बात की जाए तो पावर का पीरियड कितना है, ये रहा, यानी कि t/2। यही तो है, आधे टाइम में ही पावर अपना कंप्लीट कर दी साइकिल। तो यानी कि अगर पावर की बात कर लेते हैं तो वो उसने कितना, उसका टाइम पीरियड कितना है, t/2 का टाइम पीरियड है। तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/t/2, यानी कितना हो गया, 2/t। और 1/t कितना होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज है, तो f लिख सकते हैं। तो f पावर, यानी कि पावर, इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स सप्लाई वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ में आया, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट केस देख लेते हैं इंडक्टिव में, ठीक है। इंडक्टिव में भी देखो वोल्टेज ने कितनी देर में अपनी साइकिल कवर करी, वोल्टेज ने कवर करी अपने आप को, यहां तक कवर करा, यहां से देखो ये रिपीट हो जाएगा वोल्टेज, अगर मैं आगे बनाता तो वोल्टेज यहां से रिपीट हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो पीरियड हो गया, एक साइकिल का पीरियड कितना है, टी है।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1/t। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं पावर की, तो पावर की अगर बात करो इंस्टेंटेनियस पावर की, तो उसने देखो अपने आप को कितना करा है, ये रही उसकी एक साइकिल, ठीक है, और यहां से फिर ये रिपीट हो जाएगी ऐसे करके। क्लियर हो रहा है? तो अगर हम उसके एक साइकिल के पीरियड को देखें, तो ये पीरियड कितना है, ये पीरियड है t/2, निकाल सकते हो। तो भाई एफ पी कितना हो जाएगा 1/t/2, तो ये कितना हो गया 2/t, और 1/t कितना होता है, 1/t होता है एफ। तो हम कह सकते हैं यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कैपेसिटर को भी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग रटाते हैं, आपने क्वेश्चन मार्क कर रखी होंगी, नोट्स बनाए होंगे, हमेशा इस चीज को रटा होगा। आई होप ये लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि इंस्टेंटेनियस जो पावर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स क्यों होती है बाया फेजर डायग्राम और वेव फॉर्म। समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर हम तीनों को देखें, यानी कि चाहे रेजिस्टिव केस हो, चाहे इंडक्टिव केस हो, चाहे कैपेसिटिव केस हो, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो देख सकते हो कि भाई अगर एवरेज पावर की बात करी जाए, एवरेज पावर, ठीक है, तो एवरेज पावर यहां से देख के निकाल सकते हो। केवल रेजिस्टिव के केस में तो हमें पॉजिटिव एवरेज पावर मिलेगी, लेकिन अगर इंडक्टर और कैपेसिटर की बात कर लेते हैं तो हमें जीरो एवरेज पावर देखने को मिलेगी एक साइकिल में। नाउ एवरेज पावर क्या होता है, यहां देख लो। एवरेज पावर क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर साइकिल, मान के चलते हैं ये साइकिल है, तो इस पूरी साइकिल के अंदर ऑन एन एवरेज कितनी पावर ट्रांसफर हुई। तो अगर रेजिस्टिव की बात कर लें, तो रेजिस्टिव में हमने अभी पीछे सीखा था, रेजिस्टिव के केस में पावर इस तरीके से जा रही थी। तो अगर हम ये मान लें, तो इनका एवरेज निकालोगे तो कहीं कुछ बीच में एवरेज आएगा। देखो ये लाइन बनाई हुई है, ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। चलो रेड ले लेते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये बनाई हुई है, एवरेज कुछ ऐसे ही तो निकल के आएगा, सब पॉजिटिव है, ठीक है भाई। ऐसे है तो देखो ये चीज मैंने बताया, ये पॉजिटिव हो गया, ये एवरेज हो गया। तो अगर एवरेज पावर की बात करते हैं कंप्लीट साइकिल में, तो रेजिस्टिव के केस में, प्योरली रेजिस्टिव के केस में हमें पॉजिटिव एवरेज पावर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वहीं मैं इंडक्टर को ले लेता हूं, तो इंडक्टर हमने पीछे सीखा था, प्योरली इंडक्टर होगा तो थोड़ी देर पॉजिटिव, थोड़ी देर नेगेटिव, तो अगर इनका एवरेज निकालोगे तो जीरो निकल के आएगा। इसीलिए इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात करते हैं, चाहे वो इंडक्टिव केस हो चाहे कैपेसिटिव केस हो, अगर उसकी एवरेज बात करें ऑन एन एवरेज, तो एवरेज कितना निकल के आता है, जीरो निकल के आता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, यानी कि एवरेज जीरो। तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि पावर ट्रांसफर होगी फ्रॉम सोर्स टू लोड, यानी अगर तुमने रेजिस्टिव लोड लगा रखा है तो जो तुम्हारी पावर है ऑन एन एवरेज वो क्या होगा, सोर्स से लोड की तरफ जा रही होगी। लेकिन अगर आपने प्योरली इंडक्टर और कैपेसिटर लिए हुए हैं, तो ऐसे केस में पावर ऑसिलेट कर रही होगी लोड से सोर्स के बीच में। आई होप समझ में आ रहा होगा ना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, यहां से देख सकते हो, अगर पावर पॉजिटिव है, ये पावर पॉजिटिव है, तो यानी कि इस पार्ट में क्या होगा, सोर्स से लोड की तरफ जा रही होगी। नाउ इसमें क्या हो गया, नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट हाफ साइकिल में देखो पावर क्या होगी, नेगेटिव हो गई। तो P नेगेटिव हमने क्या सीखा था, इसका मतलब क्या होगा, पावर कहां से आ रही है, लोड से सोर्स की तरफ। तो देख सकते हो, यानी कि हमने ये सीखा कि जब पावर पॉजिटिव होगी यहाँ पे, तो सोर्स से लोड, नेगेटिव होगी तो लोड से सोर्स। तो देख सकते हो, सोर्स से लोड, सोर्स लोड से सोर्स। तो ये क्या हो रहा है, पावर क्या हो रही है, इस तरीके से घूम रही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक एसी सोर्स के साथ एक इंडक्टर कनेक्ट करा हुआ है, या फिर एक कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर कनेक्ट करा हुआ है, तो ऐसे केस में पर्टिकुलर हाफ साइकिल में क्या होगा, पावर यहां से यहां जाएगी, और दूसरी हाफ साइकिल में पावर यहां से यहां वापस आ जाएगी। इसी तरीके से कैपेसिटर में भी पर्टिकुलर हाफ साइकिल में पावर यहां से यहां जाएगी, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में पावर वापस से सोर्स की तरफ आ जाएगी। समझ में आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो जो प्योरली इंडक्टर और प्योरली कैपेसिटर होती है वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करते, जबकि रेजिस्टर करता है। तो उसके पीछे रीजन यही होता है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर से निकाल सकते हो, और जब उसका इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज लेंगे तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि पूरी अगर एक साइकिल को ही ले लो, तो उस एक साइकिल में आधे टाइम पे पावर जा रही है, आधे टाइम पे पावर वापस आ रही है। तो नेट कितना गया भाई, तुमने आधे, यानी कि अगर मान के चलते हैं हाफ साइकिल में मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए और नेक्स्ट हाफ में मैंने तुमसे 10 रुपए वापस ले लिए, तो तुम्हारे पास कितने रुपए पहुंचे, तो आंसर होगा जीरो। उसी तरीके से ये इस तरीके से वर्क करता है। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ कि अगर आप प्योरली रेजिस्टिव लोड लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो पावर ऑन एन एवरेज पावर को कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव लोड लगाओगे तो वो किसी भी तरीके की पावर को कंज्यूम नहीं करेगा, हाफ साइकिल में लेगा और नेक्स्ट हाफ में साइकिल को वापस कर देगा। ठीक है, यहां पे एक और ये चीज मैंने बताया, इसको लिख देता हूं। हाफ साइकिल में पावर फ्लो होगी सोर्स टू लोड, और नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, पावर बैक टू सोर्स चली जाएगी, यानी लोड से सोर्स वापस चली जाएगी।
तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इसमें डिटेल इनसाइट्स हैं। आई होप ये समझ में आई होंगी चीज़ें। ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये बड़ा ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट था। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इसको बहुत सारी जगह से पढ़ के आपके लिए एक शॉर्ट, एक कैसे आपको मैं एक स्टोरी की तरह बता सकता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए कभी-कभी मेरे लेक्चर थोड़ा डिले हो जाते हैं। जब तक मैं सैटिस्फाई नहीं होता हूँ कि ये स्टोरी आपको हज़म हो पाएगी, आप कनेक्ट कर पाओगे, तब तक मैं इस तरह की कोई वीडियो जल्दी नहीं डालता हूँ। इसीलिए हो सकता है अगर आपको बुरा लगा हो कि लेक्चर्स बहुत हल्के आते हैं मेरे, पर जो भी लेक्चर्स आते हैं मेरा पूरा फ़ोकस रहता है क्वालिटी कंटेंट पे। मेरा ये कोशिश रहती है कि आपको एक कहानी की तरह चीज़ें ला सकूँ, कि टेक्निकल आपको ऐसा ना लगे टफ कॉन्सेप्ट है, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएँ। कुछ नया सीखा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।